नमस्कार मेरे विद्वान साथियों। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस सीरीज में, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में टोटल 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये आप देख सकते हैं कि आपके जो हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन इस सब्जेक्ट के जो एक्सटर्नल बोर्ड के पेपर होंगे उसमें डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। टोटल 60 to 80% क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टॉप 20 क्वेश्चन से ही वहाँ पे मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन अगर अपने कॉलेज में पढ़ रखी है तब तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी पढ़ रखी है या फिर पढ़ रखी है, आप जानना चाहते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा आते हैं कि इसमें से इम्पोर्टेंट बता दीजिए कि क्या इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आएगा, उसको हम अच्छे से तैयार कर लें, जिससे कि एग्जाम में आए तो बहुत अच्छे से लिख सके, उसको हम भूलें ना। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो लेक्चर सीरीज बनाया हुआ है। और मैं पिछले 5 साल के अपने अनुभव से कुछ 20 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इन 20 वीडियो लेक्चर को देखना है और इसके क्वेश्चन को कहीं अपने नोट्स पर नोट कर लीजिएगा, जिसको बार बार आप रिवाइज कर सकें और एग्जाम से पहले आप इन्हीं को अच्छे से तैयार करके चले जाइएगा। आपके सारे क्वेश्चन जो है इसी में से आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। ठीक है, आप 50 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 40 से 45 नंबर इजिली लेके आ पाएंगे। आपके सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको करना ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन बना रहे। अगर आप लोग देखते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है, मैं और भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेक्चर बना पाऊँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली है तरलों के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा डेफिनेटली रहता ही रहता है। आप इसको फ्लूइड प्रॉपर्टी को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इससे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तरलों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, और इसको बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा मैं, जिससे कि आपको याद रह जाएगा। आपको बिल्कुल भी रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि तरलों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होती क्या है। तो लिखा है आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या लिखना है कि तरल पदार्थों के अनेक गुण हैं। ठीक है, परंतु द्रव इंजीनियरिंग में कुछ मुख्य जो कि पानी से संबंधित हैं उन्हीं को ही पढ़ना है। तो इसमें कुछ गुण कौन कौन से हैं, जैसे कि तरल पदार्थों के गुण होता है पहला ससंजन, जिसको बोलते हैं कोहेजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब भी कोहेजन आएगा तो आपके एग्जाम में एडहेजन साथ ही साथ आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपसे कोहेजन और एडहेजन पूछेगा। तो ससंजन और आसंजन क्या होता है, श्यानता क्या होती है जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी, तीसरा है तल तनाव या फिर इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, केशिका क्रिया या फिर केशिकत्व, कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलैरिटी क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर लास्ट है दाब एवं वाष्प दाब, यानी कि प्रेशर और वेपर प्रेशर। ये कुछ जो है कि प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की, जो कि बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए इनको बहुत बेहतरीन ढंग से हम समझते हैं। ओके, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ससंजन, यानी कि कोहेजन। कोहेजन होता क्या है, आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि ससंजन होता क्या है, कोहेजन होता क्या है, तो बिल्कुल सिंपली आप कहिएगा कि किसी पदार्थ के दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजन बल कहलाता है। ठीक है, तो ससंजन बल कहलाता है। ठीक है, और उस पदार्थ का यह गुण बेसिकली ससंजन कहलाता है। देखिए कोई सेम, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो एक ही पदार्थ के दो अणु हैं और एक ही पदार्थ के दो अणु आपस में जब जुड़े होते हैं किसी भी फोर्स की वजह से, तो इसको बोलते हैं कोहेजन। ठीक है, और जो फोर्स से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं कोहेजिव फोर्स, ससंजन बल। ठीक है, और जिस कारण से जुड़े होते हैं वह कारण है ससंजन,
यानी कि एक ही पदार्थ के दो अणु आपस में जिस फोर्स से, जिस कारण से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं ससंजन। और यही पदार्थ अलग अलग हो गया, दो अलग अलग पदार्थ हो गए, दो अलग अलग पदार्थ के अणु हो गए, आपस में जिस फोर्स से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं एडहेजन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एडहेजन। जैसे कि पानी होता है, पानी के छोटे छोटे जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स है, एक दूसरे से, गिलास में रखा हुआ अगर वाटर है बेसिकली, तो गिलास में रखा हुआ वाटर है, तो इसमें होगा क्या, वाटर के जो अणु है, छोटे छोटे जो अणु है, आपस में किसी न किसी फोर्स से जुड़े हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो दोनों ही अणु है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर के ही है, और वाटर के ही अणु एक दूसरे से जिस फोर्स से जुड़े हुए हैं, यह फोर्स क्या कहलाएगा, कोहेसिव फोर्स। साथ ही साथ आपने देखा होगा इस गिलास में जिसमें वाटर रखा हुआ है, गिलास में भी, गिलास को वाटर भिगा देता है, पानी जो है गिलास को भी भिगा देता है। इसका मतलब है कि किसी कारण से या किसी बल के द्वारा जो है ये पानी गिलास के दीवार पर भी चिपक जाता है। वह क्या कारण होता है, वह होता है एडहेजन, असंजन। क्योंकि गिलास, हमने बताया कि दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं एडहेजन, असंजन। तो गिलास एक अलग मॉलिक्यूल से बना है, अलग अणु से बना हुआ है, और जो हमारा वाटर है वो एक अलग अणु से बना हुआ है। ठीक है, तो दो अलग अलग अणु के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं एडहेजन, और एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है वो कहलाता है कोहेजन। क्लियर है? तो कोहेजन और एडहेजन अगर एग्जाम में आता है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए कह रहा है कि यह तरल का वह गुण है जिसके कारण एक ही तरल के दो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी गुण के कारण तरल कुछ तनाव की स्थिति में रहती है और यह कुछ प्रतिबल सह सकती है। ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि पानी है तो पानी के ऊपर अगर मक्खी भी बैठ जाती है तो मक्खी डूबती नहीं है। वो क्यों? क्योंकि उसका जो इसी तनाव की वजह से, इसी कोहेजन की वजह से ही पानी का जो ऊपर का लेयर होता है वो तनाव की स्थिति में रहता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रतिबल वो सह सकती है। तो वो क्या कारण होता है, वो कोहेसिव फोर्स के होता है, वो उसका कारण। तो फिलहाल तो एग्जाम में आता है कि कोहेजन क्या होता है, ससंजन क्या होता है। तो आप बोलिएगा कि एक ही तरल के दो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और तरल का यही गुण ससंजन कहलाता है। और एक दूसरे को जब ये जिस फोर्स से, जिस बल के द्वारा आकर्षित करते हैं, इसी को बोलते हैं ससंजन बल। ठीक है, कह रहा है अर्थात द्रव का वह गुण जिससे तरल द्रव के कण में परस्पर आणविक आकर्षण यानी कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बना रहता है, ससंजन कहलाता है। और वह आणविक आकर्षण बल जिससे कि तरल के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी को ससंजन बल यानी कि कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो कोहेजन क्या है? कोहेजन मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड। यानी कि हाँ, डिफरेंट लिक्विड की बात नहीं हो रही है, सेम लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बल को क्या बोलेंगे? कोहेजन बोलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बाय विच द पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। और जिस फोर्स के द्वारा ये मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, इसको कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। समझ में आई बात? आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ससंजन क्या होता है? ससंजन, ससंजन आप नाम से ही बिल्कुल समझ सकते हैं। ससंजन मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजन कहलाता है। ठीक है, अब आसंजन क्या होता है, जिसको बोलते हैं एडहेजन। अभी हमने समझाया कि दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वह एडहेजन कहलाता है।
चलिए इस पिक्चर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो ग्रीन कलर की, हरे कलर की लाइन है वो क्या दिखा रहा है, वर्क ऑफ एडहेजन। और जो रेड कलर की लाइन है वो क्या दिखा रहा है, वर्क ऑफ कोहेजन। कोहेजन मतलब एक ही पदार्थ के अणु के बीच का लगने वाला फोर्स है। तो जो एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो रेड कलर की लाइन से दिखाया गया है, और ग्रीन कलर से लाइन से एडहेजन यानी कि आसंजन को बताया गया है। आसंजन को अलग अलग पदार्थ के अणु के बीच लगने वाला बल। जैसे कि एक सॉलिड है, सॉलिड मतलब ये काले कलर की जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी एक समझ लीजिए कांच की लेयर है। समझ लीजिए ये कांच है, और इस कांच के ऊपर पानी की एक बूंद गिर गई है, और इसको हमने जूम किया और जूम करके देखा। तो देखा तो क्या दिखाई दिया कि यह जो कांच है अपने किसी छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होगा। कांच के भी अपने अणु होंगे, ठीक है, कांच के अणु होंगे। साथ ही साथ जो पानी है तो पानी के भी अपने अणु होंगे। पानी है तो पानी के भी अपने अणु होंगे, कुछ ये है, ठीक है, जो ब्लू कलर की है। तो अब यह कांच पे आप देखा होगा, कांच पे पानी चिपक जाता है। अब कांच जो है कि थोड़ा सा टेढ़ा भी कर दो तो ऊपर पानी वो गिरता नहीं है, कांच पर पानी चिपक जाता है। तो कोई ना कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से कांच पर पानी चिपक गई होगी। तो कांच और पानी के जो मॉलिक्यूल्स है आपस में जिस फोर्स की वजह से आपस में चिपके होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। क्योंकि कांच क्या है, अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स है, और पानी अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स है। इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो क्या कहलाएगा, एडहेसिव फोर्स। तो आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग पार्टिकल के मध्य लगने वाला जो बल है वो एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। और इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, एडहेजन यानी कि आसंजन बोलेंगे। तो देखिए जितनी भी ग्रीन कलर के पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये क्या दिखा रहा है, एडहेजन को दिखा रहा है। एडहेजन मतलब अलग अलग पदार्थ के अणु आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अब यहाँ ऊपर वाली लेयर में देखोगे तो ग्रीन कलर के जो मॉलिक्यूल्स है, ब्लू कलर की सॉरी, जो मॉलिक्यूल्स है आपस में रेड लाइन से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ये क्या दिखा रहा है, ये कोहेजन को दिखा रहा है कि सारे अणु जो है कि कोहेसिव फोर्स से जुड़े हुए हैं। और ग्रीन कलर की लाइन दिखा रहा है कि सारे अणु जो है एडहेसिव फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो ये है कोहेजन और एडहेजन, ठीक है। तो अब कोहेजन हमने देख लिया था, एडहेजन क्या होता है उसको समझते हैं। कह रहा है कि यह तरल का वह गुण है जिसके कारण दो असमान तरल के कण, असमान मतलब दूसरे दो अलग अलग टाइप के कण के तरल हो सकते हैं, जैसे कि पानी और तेल हो सकता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कोई जरूरी नहीं कि लिक्विड ही हो, कोई सॉलिड सरफेस भी हो सकता है। इवन आप अपनी उंगली जैसे ही आप किसी गिलास से भरे हुए पानी में आप डिप करते हैं तो आपकी उंगली पर पानी लग जाता है। तो आखिर आपकी उंगली में पानी जो चिपक गया है किसी न किसी फोर्स की वजह से चिपक गया। अगर कोई फोर्स ना होता तो पानी गिर जाता। अगर वो चिपक गया है तो किस वजह से, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, किसी अलग कण से मिलकर बना हुआ है। पानी का अपना अलग कण है। तो दो अलग अलग कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो किस जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स होगा। तो आप देख रहे हो दो अलग अलग पदार्थ के कण हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में कौन सा फोर्स होगा, आसंजन बल होगा। और यह क्रिया क्या कहलाएगी, आसंजन की क्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि यह तरल का वह गुण है जिसके कारण दो असमान तरल के कण या फिर एक तरल तथा एक किसी कठोर के कण आपस में चिपके रह सकते हैं या फिर आकर्षित होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, आसंजन, ठीक है। तो कह रहा है कि एडहेजन मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिसिमिलर, यानी कि सिमिलर नहीं है, डिससिमिलर है। डिससिमिलर फ्लूइड आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड आर ए फ्लूइड, यानी कि किसी सॉलिड या फ्लूइड का दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा, आसंजन कहलाएगा, ठीक है। और इसी फोर्स को बोलेंगे आसंजन बल। क्लियर है, ससंजन और आसंजन, ठीक है। जब भी गिलास में आप पानी रखते हो तो
पानी के अणु आपस में जिस फोर्स से जुड़े होते हैं, क्योंकि पानी के सेम अणु है, एक ही पदार्थ के अणु है, तो आपस में जिस फोर्स से जुड़े होंगे उसको हम बोलेंगे कोहेजन। कोहेजन, ठीक है। और पानी और गिलास, एक यानी कि एक सॉलिड एक लिक्विड, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये आपस में जिस फोर्स से जुड़े होंगे या जिस कारण से जुड़े होंगे वो क्या कहलाएगा? एडहेजन, ठीक है, एडहेजन। और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा? एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। और यहाँ पे कोहेसिव फोर्स होगा। समझ गए आप? तो आपके एग्जाम में आता है कि आसंजन और ससंजन को समझाइए, तो ससंजन में आप लिखिएगा कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजन कहलाता है, ठीक है। और आसंजन में दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजन कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछता है कि श्यानता क्या है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? तो श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की एक सतह तथा दूसरी सतह पर फिसलने का विरोध करती है, ठीक है। अर्थात तरल की श्यानता उस तरल के कणों के विकृति करने की आपेक्षिक सरलता या कठिनता की माप होती है, ठीक है। कम श्यानता वाले तरल यानी कि लेस विस्कस फ्लूइड अधिक सरलता से बहते हैं। तो श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बेसिकली किसी भी तरल के बहने की माप है। जैसे आप कहीं जाते हो तो लंबाई की माप क्या मीटर में आप नाप लेते हो कि 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। आप कुछ दुकान से खरीदने जाते हो तो जैसे आप आटा खरीदने गए तो आपने किलो के भाव में उसको खरीदा, तेल खरीदने गए तो लीटर के भाव में खरीदने, ठीक है। तो हर एक चीज का अपना एक पैमाना बना हुआ है। उसी तरीके से अगर आपको देखना हो कि कोई लिक्विड है वह कितनी सरलता से बहेगा, अगर आपने एक गिलास में पानी ले लिया, एक गिलास में पानी ले लिया, एक दूसरे गिलास में शहद ले लिया, तीसरे गिलास में आपने जो है कि आप कुछ भी आप सिरका ले लिया, और तीनों को जब आप गिरा दोगे, किसी प्लेन जमीन पर गिराओगे, तो देखोगे कि जो पानी है वह तेजी से बहेगा, ठीक है, सिरका उससे कम तेजी से बहेगा, और जो आपका शहद है वो धीरे धीरे बहेगा या फिर ज्यादा आसानी से बह नहीं पाएगा, वो पास में ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो तेजी से बह के चला गया तो उसको कहेंगे उसकी श्यानता कम है, और जो धीरे धीरे बह रहा है तो उसकी हम कहेंगे श्यानता बहुत ज्यादा है। एक तरीके से श्यानता को आप गाढ़ेपन से समझ सकते हैं। जो जितना ज्यादा गाढ़ा है वो उतना ही कठिनाई से बहेगा, और उसको हम कहेंगे उसकी श्यानता भी उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर कोई ऑयल है जिसकी विस्कोसिटी 20 है, 30 है, 40 है और 50 है, ये विस्कोसिटी का मान है। तो जिसकी विस्कोसिटी कम है यानी कि जो गाढ़ा कम है, तो उसके ऊपर से अगर कोई छोटी सी कांच की बॉल या फिर स्टील की बॉल छोड़ोगे तो वो एक टी समय ये हो सकता है टी बराबर 2 सेकंड हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, ये कोई एक टी समय में यानी कि एक सेम समय पे निश्चित समय में, यानी कि सभी बॉल को एक साथ छोड़ा जाता है, सभी को एक साथ छोड़ा जाएगा, तो सेम निश्चित समय पे ही जिसकी श्यानता कम है उसमें ये जो बॉल है वो ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा, और जैसे जैसे श्यानता बढ़ती गई, 20 से 30 हो गया, 30 से 40, 40 से 50, श्यानता जैसे जैसे बढ़ती गई, इसमें जो बॉल है ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाई। आखिर क्या कारण था? क्योंकि ये जो फ्लूइड था, श्यानता बढ़ गया मतलब गाढ़ापन बढ़ गया, और गाढ़े होने की वजह से ये जो आपने बॉल छोड़ी है, ये बॉल जो है ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर पाई, ठीक है। ये तो एक एक्सपेरिमेंट है। तो श्यानता क्या होता है? श्यानता बेसिकली किसी भी फ्लूइड की, किसी भी तरल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और ये श्यानता के कारण ही कोई चीज बहने का विरोध करती है। जिसकी श्यानता जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा वो गाढ़ा होगा, और वो बहने का उतना ज्यादा ही विरोध करेगा, वो ज्यादा बहने नहीं देगा।
और जो कम गाढ़ा रहेगा, जिसकी श्यानता कम रहेगी, विस्कोसिटी कम रहेगी, तो गाढ़ा कम है तो गिरा दोगे वो बहुत दूर बह के निकल जाएगा, बहुत आगे मतलब बह जाएगा आसानी से, उसमें कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा। तो कह रहा है जैसे कि देखिए हनी, आपने शहद, इसके बाद मैपल का सीरम, आपने कोई सीरम जो है, और कॉर्न मतलब भुट्टे का आपने सीरम ले लिया है। डिश सॉप है, डिश सॉप का मतलब है कि आप जो बर्तन धुलने वाला जो सॉप लेते हो, तीनों को एक साथ गिराया गया। तो आप देख रहे हो सबसे पहले जो मैपल सीरम है वो 1.33 सेकंड में ही बॉटम पे पहुंच गया। फिर डिश सॉप यानी कि बर्तन धुलने वाला जो सॉप है वो 4.63 सेकंड में नीचे पहुंचा। और अभी जो कॉर्न है, कॉर्न का सिरप जो है वो अभी तक जो है कि नीचे नहीं पहुंचा है, देख सकते हैं। और हनी जो है, जो सबसे गाढ़ा होता है, वह बह के अभी भी बहुत पीछे रह गया है। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्यानता क्या होती है। श्यानता क्या है कि फ्लूइड का, तरल का वह गुण है जो एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने का विरोध करती है। फिसलने का मतलब बहने का विरोध करती है। ठीक है, समझ गए आप। जैसे आप एक गिलास में शहद गिरा दो और एक गिलास में पानी या दूध गिरा दो, तो जो जितना गाढ़ा रहेगा वो कम ही दूरी ट्रेवल करेगा, और जिसका गाढ़ापन, जिसकी श्यानता कम रहेगी, वो बहुत आगे तक बह के निकल जाएगा। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि श्यानता क्या है, तो आप अपने आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण वह बहने का विरोध करती है। जिस भी तरल की श्यानता अधिक होगी, वह बहने का, यानी कि बहने का मतलब समझ रहे हो, एक लेयर के ऊपर बहता कैसे है फ्लूइड, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर जो है कि फिसलते हुए आगे बढ़ती है, तो फ्लूइड आगे बढ़ता है, यानी कि पानी आगे बह जाती है। ठीक है, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फिसलते हुए पानी आगे बढ़ती है, आपने अगर देखा होगा कहीं ध्यान से गौर किया हो तो। ठीक है, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के फिसलने का विरोध करती है, यानी कि डायरेक्टली आप कह सकते हो बहने का विरोध करती है। तो जो जितना ज्यादा विरोध करती है उसकी श्यानता उतनी ही ज्यादा होगी। तो एग्जाम में अगर आता है तो आप कहोगे कि श्यानता तरल का वह गुण है जो तरल के बहने का विरोध करती है। जिस भी तरल की श्यानता जितनी अधिक होगी, वह उतना ही ज्यादा बहने में विरोध उत्पन्न करेगी। ठीक है, यानी कि बहने में कठिनाई होगी। जैसे कि शहद और पानी को एक साथ गिराया जाए तो पानी आसानी से बहकर काफी आगे निकल जाएगी, लेकिन शहद पास ही रह जाएगी या ज्यादा दूर बह नहीं पाएगी। अर्थात शहद की श्यानता अधिक है तथा पानी की श्यानता कम है। ठीक है, ये पूरी बात आप लिख सकते हैं। तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड which resist the flow of one layer of liquid over another layer, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को फ्लो करने में रेजिस्ट करता है। ठीक है, विरोध करता है। आई होप कि श्यानता आपको क्लियर हो गया होगा। श्यानता जब भी आपसे पूछा जाए तो गाढ़ापन आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, जिसकी जितना ज्यादा गाढ़ापन वो उतना ही ज्यादा उसकी श्यानता। अब बात करते हैं तल तनाव की। तल तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की बात करते हैं। ठीक है, अब सुनिए, हर एक व्यक्ति की एक अपना एक नेचर होता है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बातें करता है, कोई कम बातें करता है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है। उसी तरीके से पानी जो है, फ्लूइड या तरल जो है, तरल का भी अपना एक नेचर होता है कि पानी कभी भी हमेशा अपना जो क्षेत्रफल है वो कम से कम रखना चाहती है। और यही कारण है, अगर वाटर ड्रॉपलेट यानी कि पानी की बूंद अगर किसी सतह पर गिराई जाती है तो हमेशा गोल आकार ले लेती है, इस तरीके से गोल आकार ले लेती है। ठीक है, गोल आकार से होता क्या है कि इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का मतलब होता है ऊपर का एरिया। जैसे ये पेन है तो पेन का ये जो ऊपर का पूरा एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया। तो उसी तरीके से पानी की जो बूंद है, पानी की बूंद का सरफेस एरिया वो कम से कम रखना चाहती है। ठीक है,
पानी की एक प्रॉपर्टी है कि वह अपना सरफेस एरिया कम से कम रखना चाहती है और इसलिए वह गोल आकार ले लेती है, क्योंकि गोल आकार का सरफेस एरिया सबसे कम होता है किसी दूसरे अदर शेप की अपेक्षा। आप ट्रायंगुलर लो, स्क्वायर लो, रेक्टेंगल लो, यानी कि वृत्त लो, ये वक्र, ये आप कह लो कि स्क्वायर लो या फिर आयत ले लो, ठीक है। तो इन सब का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सबसे कम सरफेस एरिया होता है सर्कुलर शेप का, ठीक है, वृत्त का। तो इसलिए वह गोल आकार ले लेती है जिससे कि अपना सरफेस एरिया कम कर सके। तो जब ये पानी की बूंद गोल आकार लेती है जिससे कि अपना सरफेस एरिया अंदर का कम कर सके, तो इसका जो तल है हमेशा तनाव की स्थिति में आ जाता है। पानी के बूंद का जो ऊपर का जो सरफेस है वह तनाव की स्थिति में आ जाता है, किसमें, टेंशन में आ जाता है, ठीक है। तो तल जो है इसका टेंशन में आ जाता है, इसी को बोलते हैं तल तनाव या फिर पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव। तो अभी आपके एग्जाम में आता है कि सरफेस टेंशन क्या है, तो आप लिखिएगा कि तरल का वह गुण जिसके कारण वह अपना सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल कम से कम रखना चाहती है, जिससे कि पानी के बूंद का जो आकार है वह गोल आकार ले लेती है, पानी की बूंद गोल आकार ले लेती है, जिससे कि उसके पृष्ठ पर, पानी के बूंद के पृष्ठ पर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है जिसको पृष्ठ तनाव को कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव क्या है, एक फेनोमेना है। तो कहिए फिर से एक बार समझते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या है। पृष्ठ तनाव क्या है कि पानी का वह गुण जिसके कारण पानी अपने पृष्ठ सरफेस एरिया को, पृष्ठ क्षेत्रफल को कम से कम रखना चाहती है, जिसकी वजह से वह गोल आकार ले लेती है, जिससे कि पानी के बूंद के गोल आकार ले लेने से उसका जो तल है तनाव की स्थिति में आ जाता है। इसी तनाव को तल तनाव कहते हैं। ये अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए बात को। जब भी आप बूंद आप गिराओगे नीचे तो हमेशा वो सर्कुलर आकार लेने का प्रयास करेगी। जब भी आप किसी भी सतह पर पानी को गिराइएगा तो वो हमेशा सर्कुलर आकार लेने का प्रयास करेगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया अपना कम से कम करना चाहती है। इसी कारण से इसका जो ऊपर का जो क्षेत्रफल है, ऊपर का जो सरफेस है वो तनाव की स्थिति में आ जाता है। इसी को सरफेस टेंशन या तल तनाव बोलते हैं, ठीक है। अब इसको किताबी लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आपको देखिए जो चीज हमने समझाया है बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखकर चले आना है, कुछ भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, सारा कुछ सही है, ठीक है। तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको जो मैं समझा दे रहा हूँ ऐसे ही समझ लेना और एग्जाम में लिखकर चले आना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी द्रव तथा गैस या एक द्रव और दूसरे द्रव, और ये जो एक द्रव तथा दूसरे द्रव हैं यह आपस में घुलने नहीं चाहिए। जैसे कि दूध और पानी आपस में मिला दोगे तो घुल जाएगा, तो इसमें सरफेस टेंशन आप देख नहीं पाओगे। जैसे दूध और तेल हो गया, उसको आपस में मिला दोगे तो तेल जो है कि घुलेगा नहीं पानी में, तो वहां पे तो एक द्रव तथा दूसरे द्रव की संपर्क सतह, द्रव की जो संपर्क सतह है यानी कि जो कांटेक्ट सरफेस है उस पर खिंचाव या तनाव हो जाती है। यह संपर्क सतह एक प्रत्यास्थ झिल्ली यानी कि इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है, जो थोड़ा तनाव प्रतिबल सह सकती है, जो कि थोड़ा बहुत तनाव प्रतिबल सह सकती है। इसी को बोलते हैं पृष्ठ की तनाव। पृष्ठ के इसी तनाव को पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कहते हैं। जो भी चीजें हैं आप किताबी लैंग्वेज है, अब आप समझिए कहना क्या चाह रहा है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। कह रहा है कि किसी द्रव या गैस, जैसे कि एक बोतल में पानी आपके भरा हुआ है, इस बोतल में पानी भरा हुआ है गिलास में, तो ये द्रव हो गया, इसके ऊपर तो वायु है, हवा, हवा मतलब गैस हो गया, तो ये भी एक दो अलग अलग लेयर हो गए, ठीक है।
ये पानी हो गया, इसके ऊपर हवा हो गया। तो कह रहा है द्रव या फिर गैस हो या फिर द्रव और दूसरा द्रव, एक द्रव या दूसरा द्रव। जैसे ये पानी है, ये गिलास है, इसमें नीचे आपने पानी भर दिया, नीचे क्या भर दिया, पानी, और इसके ऊपर आपने तेल भर दिया कोई भी, ठीक है। तो एक द्रव और दूसरे द्रव में के संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होंगे। तो यानी कि इसका जो संपर्क सतह होगा ऊपर वाला, खिंचाव या तनाव की स्थिति में होगा, ठीक है। इसी तनाव को, और जिसके कारण यह क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ भार सह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा तनाव प्रतिबल सह सकते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तनाव प्रतिबल सह सकते हैं, इसी को जो है कि पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो होता क्या है, देखिए सिंपल सी बात यह है कि सरफेस टेंशन को आसानी से समझिए। जैसे हमारा एक परिवार है, तो हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हमेशा हमारे ही साथ रहे, किसी दूसरे के साथ, मतलब दूसरे के साथ ना रहे, हमारे साथ मिलजुल कर रहे। क्लियर है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो बच्चा है किसी पड़ोसी के साथ ज्यादा उसका लगाव हो जाए और हमारे साथ ना हो, हमारा बच्चा हमसे ज्यादा लगाव। क्लियर है, हमारा परिवार एक साथ रहे। वैसे ही हर एक प्रॉपर्टी चाहती है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से हमसे बंध कर रहे हैं। तो जैसे पानी है, तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे से बंध कर रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम जो है कि ऊपर जैसे कि एयर है, तो एयर से हम मिलें, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से किसी न किसी फोर्स की वजह से बांध लेते हैं। तो ऊपर हवा अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो इसके जो बीच का जो सतह है, यहाँ पे तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव या तल तनाव, ठीक है। और इसी तल तनाव के कारण ही पानी के ऊपर देखिए, अगर किसी मक्खी को बैठा दें या फिर मच्छर को बैठा दें तो आराम से उसी तल पर बैठ जाता है, क्योंकि एक जो है प्रत्यास्थ झिल्ली यानी कि इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह कार्य करने लग जाता है, ठीक है। इस पे एक छोटा सा पिन भी आप रख दो तो पिन भी नहीं डूबता है, क्योंकि जब तक वो प्रत्यास्थ झिल्ली टूटेगा नहीं तब तक वो जो चीज है पानी के ऊपर जो रखी गई है वो नीचे नहीं डूबेगी। तो एक तरीके से पानी एक गिलास में रखा हुआ है तो उसके तल पर एक प्रत्यास्थ झिल्ली बन जाती है। क्यों? वो टेंसाइल फोर्स की वजह से। ये टेंसाइल फोर्स होते क्या है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी गोल आकार ले रही है इसके ऊपर। तो ये जो ऊपर की जो सतह है वो क्या करती है, तनाव की स्थिति में आ जाती है। हमेशा ही पानी गोल आकार ले रही है तो ऊपर की जो सरफेस है वो तनाव की स्थिति में आ जाती है। इसी को बोलते हैं तल तनाव। होता क्या है, इसका कारण क्या है, एक्चुअल समझते हैं। देखिए पानी का एक अणु और ये दूसरा अणु आपस में एक फोर्स से जुड़े हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, कोहेजिव फोर्स। तो यह अणु पानी के टॉप सरफेस पे भी होगा, ठीक है, ऊपर वाले सरफेस पे भी ये अणु होंगे और आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो जब इसके ऊपर कोई मक्खी वगैरह आके बैठती है तो ये जो फोर्स है इस फोर्स को वो ब्रेक नहीं कर पाती है। यानी कि अगर बहुत ज्यादा भार रहेगा तो इस फोर्स को ब्रेक कर लेगा और पानी में जाकर डूब जाएगा। लेकिन अगर मक्खी का भार या फिर मच्छर का भार बहुत कम है तो इस फोर्स को वो ब्रेक ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एक प्रत्यास्थ झिल्ली का रूप ले लेती है। तो इस झिल्ली को वो तोड़ ही नहीं पाती, तो इसके ऊपर आसानी से बैठ जाती है। और जैसे ही भार इनका ज्यादा होगा ये प्रत्यास्थ झिल्ली टूट जाएगी और चीजें अंदर डूब जाएंगी। तो तल तनाव में क्या लिखिएगा कि तल तनाव में आप लिख लीजिएगा कि पानी जो कि हमेशा गोल आकार लेना चाहती है, जिसकी वजह से पानी का ऊपरी जो सतह है वह खिंचाव की स्थिति में रहता है, यानी कि तनाव की स्थिति में रहता है, ठीक है। और इसी तनाव को पृष्ठ तनाव या तल तनाव कहते हैं, ठीक है। ये इजी लैंग्वेज है किसी भी चीज को आसानी से लिखने का। आपको किताबी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं सीखना है, आप जो एक्चुअल में होता है वो कॉन्सेप्ट लिख कर आइए, ठीक है। तो ये तो हो गया सरफेस टेंशन। अब बात करते हैं कैपिलरी एक्शन को। अब कैपिलरी एक्शन यानी कि केशिका क्रिया या फिर केशिकत्व, ये आप तब अच्छे से समझ पाएंगे जब आपने कोहेजन और एडहेजन को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। चलिए इसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। केशिका क्रिया है क्या, बेसिकली केशिका क्रिया है क्या, कह रहा है केशिका क्रिया या केशिकत्व एक क्रिया है जिसमें द्रव
एक कम व्यास की कांच की नली में अपने सामान्य स्तर से ऊपर या नीचे चला जाता है, यानी कि द्रव का जो एक सामान्य स्तर है उस स्तर से या तो ऊपर चला जाएगा या सामान्य स्तर से नीचे चला जाएगा अपने एक सामान्य स्तर से, अगर कांच की पतली नली उस पानी में डाली जाती है तो। ठीक है, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? केशिकत्व। तो केशिकत्व क्या कहलाता है? आप बोलिएगा कि केशिकत्व पानी का वह गुण है जिसके कारण अगर पानी में कोई कांच की पतली नली डाली जाती है तो वह अपने सामान्य तल से, सामान्य स्तर से या तो ऊपर उठ जाता है या तो नीचे चला जाता है। इसी क्रिया को केशिकत्व क्रिया कहते हैं। ठीक है, यह द्रव कणों के आसंजन तथा ससंजन के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। अब ये ससंजन और आसंजन बल यहां क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि देखिए, समझिए बात को कि जब आपने ये देखिए स्टैंड है, आपने स्टैंड पे 3 अलग अलग डायामीटर के पाइप को आपने यहाँ पे अटैच कर दिया और जैसे एक बीकर में रखे हुए जल में जैसे ही आपने इस पतली कांच की नली को डाला तो जितनी पतली कांच की नली थी उसमें पानी उतनी ही ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ गया और जितना मोटा कांच की नली थी उतना ही कम ऊंचाई तक पानी इस पे चढ़ पाया। ठीक है, अब होता क्या है कि पानी का जो ऊपरी तल है वह अपने ससंजन बल से, यानी कि पानी के सेम पानी के अणु है तो ससंजन बल से जुड़े होंगे, लेकिन जैसे ही पानी में आपने पतली कांच की नली डाली तो होगा क्या कि पानी के अणु और कांच के नली के अणु इन दोनों के बीच में आसंजन बल लग गया। अब ये आसंजन बल क्या होता है? ससंजन बल से ज्यादा होता है। यही कारण तो है कि जब आप पानी में जो है उंगली डुबाते या कांच की नली ही डुबाओगे तो पानी कांच की नली में या आपकी उंगली में लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि पानी में तो ससंजन बल है, लेकिन जब जैसे ही आप उंगली पानी में डिप करते हो तो आपकी उंगली और पानी के बीच में आसंजन बल लग जाता है और यह आसंजन बल अधिक होता है ससंजन बल से। और अधिक होने की वजह से अब यहाँ पे इसमें आसंजन बल ज्यादा है तो वो चिपका लाता है अपने साथ पानी को, पानी के कण को अपने साथ चिपका लाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बल, आसंजन बल ज्यादा है। तो सेम जैसे ही कांच की नली पानी में डुबाते हैं तो इसमें आसंजन बल ज्यादा होता है, तो आसंजन बल की वजह से पानी जो है ऊपर कांच की नली में खींचा चला जाता है और जितना ज्यादा आसंजन बल होता है उतनी ही ज्यादा ऊंचाई तक वो अपने पानी को खींच पाता है। अब देखिए, अब इसका डायामीटर ज्यादा होने की वजह से ज्यादा पानी का भार हो जा रहा था, ज्यादा भार अब उतना ही जितना आसंजन बल होगा उतने ही ज्यादा वो ऊपर की तरफ खींच पाएगा, आसंजन बल कम होगा तो कम खींच पाएगा। अब देखिए सेम, अब इसमें डायामीटर ज्यादा हो जाने की वजह से हो क्या रहा था, पानी का भार ज्यादा हो गया तो इसलिए ज्यादा ऊंचाई तक खींच नहीं पाया। इसमें पतली कांच की नली थी तो ज्यादा ऊंचाई तक पानी को खींच लिया ऊपर की तरफ। ठीक है, अब होता क्या है, इसी पतली कांच की नली को जैसे ही आप जल में डालते हो तो आपने देखा था जल के केस में क्या देखा था कि जो आसंजन बल है, आसंजन बल है वह ज्यादा था ससंजन से। ठीक है, इसी वजह से यह कांच के अंदर चला गया। लेकिन जब इसी कांच की नली को आप मरकरी में डालते हो, मरकरी में देखिए यहाँ पे वाटर है तो वाटर में क्या हुआ कि ज्यादा ऊंचाई तक, कुछ ऊंचाई तक पानी चढ़ गया। जितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ जाता है इसको बोलते हैं कैपिलरी हाइट। ठीक है, और कैपिलरी अट्रैक्शन की वजह से ऊपर पानी चढ़ गया कैपिलरी ट्यूब में। लेकिन जब मरकरी में आप किसी पतली कांच की नली को डुबाते हो तो अपने सामान्य तल से वह नीचे चला जाता है। देख रहे हो, ये अपने सामान्य तल से वो नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि ये मरकरी है, मरकरी बहुत गाढ़ा होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, शहद होता है, शहद से भी ज्यादा गाढ़ा होता है, डेंस होता है। ठीक है, तो गाढ़ा होने का मतलब है इसका जो ससंजन बल है, ससंजन बल, ससंजन यह ज्यादा होता है आसंजन से। किससे? आसंजन से। ससंजन मतलब आपस में ही चिपके रह जाते हैं, वह
आसंजन बल की वजह से कांच की नली के अंदर जो है चिपकते नहीं है या फिर अंदर नहीं चढ़ पाते हैं, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाते हैं, इसलिए अपने तल से नीचे ही रह जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ा है। गाढ़ा होना, गाढ़ा होने का मतलब इसका संसंजन बल ज्यादा था, ठीक है, और आसंजन बल कम था। आसंजन बल कम था, तो इसलिए ट्यूब जो है इस मरकरी को आपस में चिपका नहीं पाई या फिर अंदर तक खींच नहीं पाई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यही कारण है कि जब कांच की पतली नली को मरकरी में डाला जाता है तो अपने सामान्य स्तर से नीचे चला आता है, सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है, और अगर पानी में डाला जाता है तो अपने सामान्य स्तर से ऊपर की ओर खींचा चला जाता है, ठीक है। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे केशिकत्व का। और केशिकत्व का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, गांव में आप लालटेन जलाते थे, लालटेन में मिट्टी का तेल नीचे होता था, और बाती के जरिए जो है कि वो जो तेल है मिट्टी का तेल केशिकत्व की वजह से ऊपर चढ़ जाता था, ऊपर चढ़ जाता था, और लालटेन जला के आप पढ़ाई करते थे। तो ये कारण क्या है, केशिकत्व का कारण है। तो केशिकत्व जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप लिखिएगा कि केशिकत्व द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने सामान्य स्तर से जल ऊपर की तरफ उठ जाता है या फिर अपने सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है। यह गुण केशिकत्व कहलाता है। जब किसी जल से भरे बर्तन में पतले कांच की नली को डाला जाता है तो जल अपने सामान्य स्तर से ऊपर कांच की नली में चढ़ जाता है, तथा यही कांच की नली जब मरकरी में डाला जाता है तो अपने सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है, ठीक है। यह गुण केशिकत्व कहलाता है, और यह क्रिया केशिका क्रिया कहलाती है। बस इस तरीके से आप एग्जाम में लिख कर चले आइएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और आप ये डायग्राम जो है बना दीजिएगा, ठीक है। ये आपको डायग्राम एग्जाम में बनाने हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं वाष्प दाब की। ये आपका लास्ट टॉपिक है, वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है, देखिए ये कुकर में खाना बन रहा है बेसिकली, तो कुकर में खाना बन रहा है तो इसके अंदर वाष्प, देखिए होता क्या है, जैसे ये आपका कुकर है, बर्तन है, ये आपका कुकर है, चलिए अब इस पे जो है कि आपने ये आग लगा दिया है, मान लीजिए फ्लेम, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम नहीं बना है, कोई नहीं, समझिए। अब इसमें इतना जो है आपने जल भरा हुआ है, जल या फिर दाल चावल जो भी अपना खाना पका रहे हो तो आपने भर रखा है। तो जब भी इसको हीट करोगे, आप इसको हीट दोगे, हीट, तो होगा क्या, इसमें जो जल है वो वाष्पीकृत होगी, और वाष्पीकृत होके वेपराइज होके, अब ये कुकर पूरी तरीके से बंद है तो यहाँ पे जो वाष्प इकट्ठा होगा, ठीक है, और यह वाष्प इकट्ठा होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है तो ये जो वाष्प है, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये जो वाष्प यानी कि मॉलिक्यूल्स है वो तेजी से रैंडमली चारों तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत तेजी से चारों तरफ रैंडम जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है, ओके, रैंडमली ये मूव कर रहे हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है कुकर के अंदर प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से ये रैंडमली मूव करते हैं, और प्रेशर बढ़ता जाता है, एक ज्यादा निश्चित प्रेशर के बाद ये जो आपका सीटी है वो ऊपर आती है और सारा वाष्प बाहर निकल जाता है। ये तो क्रिया हम सभी जानते हैं। तो होता क्या है कि इसके अंदर जो वाष्प इकट्ठा होती चली जाती है, यह बर्तन के दीवारों पर चारों तरफ दाब लगाती है, कुकर के दीवार पर चारों तरफ दाब लगाती है, ठीक है। इवन ये जो पानी भरा हुआ है इस पानी के ऊपर भी दाब लगाती है, क्योंकि ये चारों तरफ दाब लगाएगी, ठीक है। और जब ये दाब एक निश्चित लिमिट से ज्यादा होता है तो ये सीटी ऊपर चली जाती है और यहाँ से सारा वाष्प बाहर निकल जाता है, क्योंकि अगर ये वाष्प बाहर ना निकले तो ये जो कुकर है उसके फटने का भी चांस बन जाता है। तो अब समझिए, कह रहा है कि सभी द्रव वाष्पित होकर गैस बनाते हैं, जितने भी द्रव है अगर उसको गर्म किया जाएगा तो वो वाष्पित होकर गैस बनाएंगे। इस प्रकार साधारण ताप पर सभी द्रवों की अपनी सतह से ऊपर अपने अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल्स के मुक्त करने करके वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति होती है।
कह रहा है कि सभी द्रव जो है, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो साधारण ताप पर ही, साधारण ताप का मतलब होता है कि 30, 40, 50, 100, 100, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो साधारण ताप पर सभी जो पदार्थ है अपनी सतह के ऊपर, यानी कि ये जो कुकर है, कुकर का ये जो जो लिक्विड भरा हुआ है, तो अपनी सतह के ऊपर जो है अपने अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स को मुक्त करके वाष्पीकृत हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, ये वेपराइज होने की बेसिकली प्रवृत्ति होती है। तो कह रहा है कि बंद बर्तन में रखे द्रव के ऊपर से खाली स्थान में उस द्रव की वाष्प भरी रहती है। द्रव सतह के ऊपर एकत्रित वाष्प द्रव पर दाब डालती है, इसी को वाष्प दाब कहते हैं। अब साधारण लैंग्वेज में समझिए, ये तो आपकी किताबी लैंग्वेज है बेसिकली। वाष्प दाब होता क्या है, आप लिखिएगा कि किसी बंद बर्तन में रखे द्रव को अगर गर्म किया जाता है तो द्रव के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं और वाष्पीकृत होकर बंद बर्तन के अंदर इकट्ठा होने लग जाते हैं और एक निश्चित समय के बाद यह वाष्पीकृत द्रव बर्तन के दीवार पर तथा द्रव पर दाब डालते हैं, इसी दाब को वाष्प दाब कहते हैं। और यह दाब यानी कि यह प्रेशर, यह जो प्रेशर है, ठीक है, यह जो प्रेशर है वह तापमान के बढ़ने के साथ साथ यह प्रेशर भी बढ़ते चला जाता है। ठीक है, बस इतनी बात आपको लिखना है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है आपको समझा दिया। तो ये थे टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठा सकें। हमने आपके लिए काफ़ी मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और बाकी और भी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर भी हम जो टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनको हम बनाएंगे, जिसको आप अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम टाइम में रिवाइज कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, मेरा यकीन करिए। ठीक है, बिल्कुल भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक पढ़ाई किया हो चाहे ना किया हो, आप ये 20 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इन सब के नोट्स अगर आप चाहते हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सिविल सपोर्टिव टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम पे सर्च करके हमारे इस चैनल को, यानी कि ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे नोट्स PDF मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच अभी तक देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।